नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम अपनी नियमित श्रृंखला के अंतर्गत पठन पाठन और अभ्यास रिवीजन के अंतर्गत हम अब तक भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विषय मूल अधिकार के विषय में परिचर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में हमने मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तथा संविधान के भाग 3 में जो दिया गया है उसके संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का जो ये अभ्यास सत्र है इसके अंतर्गत हम मूल अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है? समय लीजिए आप और प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। और जब हम प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जब हम मूल अधिकार को देखते हैं तो उसमें से कुछ मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और इसके अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 15, सोलह, 19, 29 और 30। ये वो मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और हम अगर एक एक ऑप्शन को देखें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत वर्णित किया गया स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल अधिकार की विशेषताओं के विषय में प्रत्येक ऑप्शन मूल अधिकार की विशेषता का वर्णन करता है। इसमें से कौन सा एक कथन गलत है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, मूल अधिकार की प्रकृति वादी योग्य है। ऑप्शन बी है, मूल अधिकार समान रूप से विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ऑप्शन सी है, नागरिकों के विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक है। ऑप्शन डी, मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जब हम एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है कि मूल अधिकार की प्रकृतिवाद योग्य है। ये पूर्ण रूप से सत्य कथन है क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधान में यह प्रावधान है कि मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सीधे हाई कोर्ट जाने का प्रावधान है। और इस संबंध में मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में वो न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय इस संबंध में मूल अधिकार को व्यवहारिक रूप से परिवर्तनीय बनाने के लिए रिट जारी कर सकता है। और जब हम ऑप्शन बी देखेंगे, मूल अधिकार समान रूप से विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अभी हमने देखा कि कुछ मूल अधिकार हैं वो जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है और उसके अंतर्गत शामिल है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, तो समान रूप से विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं ये। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन बी होगा। और अगले ऑप्शन की भी हम चर्चा कर लें तो नागरिकों के विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक है। मूल अधिकार की विशेषता के संबंध में यह कथन पूर्ण सत्य है क्योंकि मूल अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए भी कहा जाता है कि वे भारतीय नागरिकों के विकास भौतिक, बौद्धिक तथा उनकी क्षमताओं को अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है, मूलभूत
विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए इनको मूल अधिकार कहा जाता है। तब मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये भी पूर्ण सत्य है। मूल अधिकार के अनुसंधान के भाग 3 में जब मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है तो संबंधित अनुच्छेद के ही साथ ही मूल अधिकार पर युक्त प्रतिबंध की व्यवस्था भी की गई है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। इसमें 5 तत्व दिए गए हैं और उसमें से पूछा गया है इनमें से कौन कौन से तत्व राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। संघीय सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय संस्थाएं जिसमें नगर पालिका और पंचायत बोर्ड को शामिल किया जाता है, अन्य सभी वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण और न्यायपालिका। तो हम जब अनुच्छेद 12 को देखते हैं तो अनुच्छेद 12 में राज्य के मूलभूत आवश्यक तत्वों में संघीय सरकार और संसद को शामिल किया जाता है, राज्य सरकार और विधानमंडल को शामिल किया जाता है, स्थानीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है और सभी अन्य प्राधिकरण जो हैं उनको भी शामिल किया जाता है। लेकिन न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता। न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में शामिल होगी तब जब न्यायपालिका प्रशासनिक भूमिका का निर्वाह करती है, तब उसे राज्य की परिभाषा में शामिल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब केवल 4 ऐसे तत्व इस प्रश्न में वर्णित हैं जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, भेदभाव, असमानता ऐसी जो कृत्य हैं मूल अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक के विरुद्ध, दलित समुदाय के विरुद्ध, निम्न वर्ग के विरुद्ध संविधान इस तरह के व्यवहार का प्रतिषेध करता है, निषेध करता है, जिसे मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। अर्थात इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और इनके उल्लंघन की स्थिति में इस तरह का भेदभाव करने पर समाज में कानून के अनुसार दंड का प्रावधान किया गया है। एक एक ऑप्शन को अगर हम देखें, एक्सप्लेन करें तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। अगर हम और ऑप्शन जो हैं उनको एक्सप्लेन करें तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 15 भेदभाव धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का प्रावधान का जो है उसका अंत करता है। और अनुच्छेद 18 पुरस्कार संबंधित अर्थात सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पुरस्कार देने के लिए प्रतिबंधित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अनुच्छेद 14 में वर्णित विधियों के समान संरक्षण का विचार किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। अर्थात हमने अपने संविधान के अंतर्गत शामिल कई प्रावधानों को अन्य देशों से अपनाया है, इसलिए भारतीय संविधान को आलोचना स्वरूप कभी कभी उधार का थैला कह दिया जाता है। तो इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया है ये किस संविधान से अपनाया गया है या फिर ये भारतीय संविधान का नवाचार है। तो
इस प्रश्न का जो सही जवाब है विधियों के समान संरक्षण का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। अन्य जो ऑप्शन है जापान के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से भी हमने कुछ न कुछ अपनाया है, उसको देखते हैं। तो जापान के संविधान से हमने विधि की सम्यक प्रक्रिया का जो आदर्श है उसे हमने जापान के संविधान से अपनाया है, जो प्रावधान है। और ब्रिटेन के संविधान से हमने विधि के शासन रूल ऑफ लॉ का प्रावधान अपनाया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब कि विधियों के समान संरक्षण का विचार हमने अमेरिका के संविधान से अपनाया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही प्रश्न का कथन ऑप्शन का जवाब देना है। आपका पहला कथन है अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रत्येक नागरिक को यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिस और कथन भी है कि जिसके तहत प्रदर्शन, विरोध और हड़ताल करने का अधिकार भी शामिल है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। और इसमें अनुच्छेद 19(1) में प्रत्येक नागरिक को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसके तहत प्रदर्शन करना, विरोध करना, सरकार की आलोचना करने का अधिकार आपको है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार संविधान में आपको नहीं प्रदान किया गया है। अर्थात हड़ताल करना गैर कानूनी है। इस संबंध में इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि कथन ए सही है बस, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, कथन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में कितने आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसा कि हमें पता है कि मूल अधिकार की एक विशेषता है कि मूल अधिकार असीमित अधिकार नहीं है, उन पर युक्त प्रतिबंध का प्रावधान है। वो निरपेक्ष अधिकार नहीं है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, इन पर विचार करेंगे। तो भारत की एकता और संप्रभुता के आधार पर मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा का प्रश्न हो तो उस मूल अधिकार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नैतिकता की स्थापना का प्रश्न हो तो उस मूल अधिकार पर स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और संविधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य का वर्णन नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर लोक व्यवस्था का वर्णन है। अर्थात आप स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग लोक व्यवस्था का हनन करने या उसे बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा केवल 3 ऐसे प्रावधान इस प्रश्न में दिए गए हैं जिनके आधार पर स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय सोच, एकता और राष्ट्रवाद के विचार को प्रोत्साहित करता है। कौन सा ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रीय सोच अर्थात भारत के राष्ट्रवाद को और भारत की एकता को प्रदर्शित करता है, उसके विचार को प्रोत्साहित करता है। इस प्रश्न को सभी विकल्प जो दिए हैं उन पर विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19(4) में व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। देश में आबाद संचरण अर्थात आने जाने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 5 में देश में कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता है।
ये मूल अधिकार के वे प्रावधान हैं जो भारत को एक सूत्र में बांधने तथा राष्ट्रीय एकता और के विचार को, राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देते हैं। और हम ऑप्शन सी की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19(3) में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब नहीं होगा इस प्रश्न का। तो अनुच्छेद 19(a) ऑप्शन ए के अंतर्गत अनुच्छेद 19(4) और ऑप्शन बी के अंतर्गत अनुच्छेद 19(5), ये दोनों ऐसे मूल अधिकार हैं जो राष्ट्रीय सोच और राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा विकल्प डी, ऑप्शन ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर पुराना है आप। निम्न में से किस मूल अधिकार के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? शिक्षा का अधिकार मूलभूत संविधान में, जब हम संविधान का निर्माण हुआ था तो शिक्षा का अधिकार राज्य के निर्देशक तत्व में शामिल था कि राज्य शिक्षा के अधिकार का ऐसा प्रावधान करेगी। लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21(a) के तहत शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? निवारक हिरासत कानून अर्थात जब किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर या ऐसी संभावना हो कि उस व्यक्ति से द्वारा कोई अपराध किया जा सकता है तो उसे बिना उसको सूचित किए नज़रबंद किया जा सकता है, अर्थात गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसमें अधिकतम उस व्यक्ति को 3 माह तक के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। और यदि सलाहकारी बोर्ड के राय पर उसकी गिरफ्तारी को बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से किस उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या परिसंकटमय परिस्थितियों में काम करने से संरक्षण प्रदान किया गया है? जब हम मूल अधिकार में हमने ये देखा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन है, जिसमें किसी भी प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित करता है। उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है, आर्टिकल 24 में यह प्रावधान है कि बच्चों को किसी कारखाने या परिसंकट में स्थिति में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या परिसंकट में परिस्थितियों में काम करने से संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए है कि संविधान किसी भी प्रकार के बलात्श्रम, बेगार मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। और कथन बी है कि इसके तहत राज्य किसी भी सार्वजनिक सेवा के लिए अनिवार्य सेवा का प्रावधान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत हमने यह देखा है कि बेगार मजदूरी अर्थात बिना आय को दिए बलपूर्वक किसी व्यक्ति से कोई भी श्रम नहीं कराया जा सकता और यह ऐसा करना दंडनीय है। तो क्या राज्य भी किसी सार्वजनिक सेवा या अनिवार्य सेवा का प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं कर सकता? ये अपवाद है, अर्थात राज्य ऐसी सेवाएं ले सकता है। तो इस प्रश्न में कथन एक सही है और कथन बी गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, ए सही है, बी गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, निम्न में से किस मूल अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है? हम ऑप्शन देखते हैं तो
अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत समुदाय को, किसी धार्मिक समुदाय को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। वो अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं को प्रशासन कर सकती है, संबंधित संपत्ति का प्रबंध कर सकती है। और अनुच्छेद 27 के अंतर्गत यह है कि किसी प्रकार का राज्य द्वारा धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। और वही अनुच्छेद 28 से वर्णन करता है कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में जो राज्य द्वारा जिसे अनुदान प्राप्त होता है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 28 में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। तो ऑप्शन ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारत की पंथ निरपेक्षता स्वरूप को स्पष्टता प्रदान करता है? पंथ निरपेक्षता का आशय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, राज्य सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा। और ऐसा व्याख्या संविधान में अनुच्छेद 27 के अंतर्गत अंतर्निहित है। अर्थात अनुच्छेद 27 पंथ निरपेक्षता, भारत की जो पंथ निरपेक्षता की छवि है, जो स्वरूप है, उसे स्पष्टता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है? जब हम प्रत्येक ऑप्शन को देखते हैं तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमामय जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मूल अधिकारों के संवैधानिक उपचार का अधिकार अर्थात उनके संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार भी एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? 2017 के एक मामले में के पुट्टा स्वाम्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार की संज्ञा दी। तो आपको यह बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसे शामिल किया गया और इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21, जो गरिमामय जीवन का अधिकार या जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। उसी के अंतर्गत निजता का अधिकार, अर्थात आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, उस अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित माना गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संरक्षित है? अर्थात आप अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। इस अधिकार को भी मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। और इस अधिकार को भी ऑप्शन सी अर्थात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अर्थात आप जैसे
आपकी गरिमा में जीवन का अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है, और आप स्वतंत्र हैं किसी व्यक्ति से, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इस अधिकार को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब अनुच्छेद 21। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि समाज में समानता होने का आशय है कि उसमें ऑप्शन ए अवरोधों का अंत है, ऑप्शन बी विशेषाधिकारों का अंत है, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा का अंत, ऑप्शन डी विचारों का अंत। अर्थात समाज में समानता होने का आशय क्या है? समानता का आशय है कि किसी को वीवीआईपी सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी, कानून की नज़रों में सभी समान होंगे, संविधान के लिए सभी समान होंगे, सभी से समान व्यवहार का प्रावधान किया जाएगा। और अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत मूल अधिकार में इसे शामिल किया गया है। तो समानता का अधिकार आशय क्या है? ऑप्शन बी विशेषाधिकारों का अंत, अर्थात किसी को भी वीआईपी सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके संबंध में अपवाद भी हैं जो हमने इसको जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? भारतीय संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधानसभा। भारत में संसद सर्वोच्च है और लोकसभा और राज्यसभा संसद के ही अंग हैं। तो मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार ऑप्शन सी अर्थात संसद को प्रदान किया गया है। संसद ही वो सर्वोच्च शक्ति है जो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो अभी तक हमने मूल अधिकार को पर विषय पर चर्चा के बाद संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है, और हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है कि जो हमने अभ्यास किया प्रश्नों का यही प्रश्न आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे, लेकिन संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसे समझते हुए हमने प्रश्नों का अभ्यास किया है। तो मूल अधिकार से अगर प्रश्न बनते हैं तो आप उसको करने में सक्षम रहेंगे, और साथ ही जो और भी विषय हैं जो आपका, अगर हम इतिहास की बात करें या हम भूगोल की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, और 20 से 25 प्रश्नों का हम एग्ज़ाम में देखते हैं जहां से करंट अफेयर की बात करें, इन सभी प्रश्नों का अभ्यास हमारे टेलीग्राम चैनल पे निरंतर उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है तथा उसका क्विज कराया जा रहा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे ज्वाइन करके वहाँ निरंतर प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को और धार दीजिए, क्योंकि जो युद्ध है वो मेन युद्ध आपकी जो अभ्यास सत्र है, जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, यही है। युद्ध वो नहीं है जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। एग्ज़ाम के दिन तो युद्ध का निर्णय होता है कि आप हार गए या जीत गए। तो जो मेन युद्ध है, जितने आप हथियार अपने पास रख सकते हैं, जितने आप अपने हथियार को धार दे सकते हैं, तो इस दौरान आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का जय हिंद।